नमस्कार दोस्तों, निर्माण जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज मैं मनीष मिश्रा आपके सामने एक नए विषय को लेकर के प्रस्तुत हुआ। जैसा कि अभी आपने पिछले 2 वीडियो में देखा होगा कि आशुतोष सर ने आपको किस तरीके से जियोग्राफी में अक्षांश रेखाएं व देशांतर रेखाओं के बारे में पूर्ण जानकारी दी, और उन समस्त जानकारियों को आप अपने नोट्स में पूरी तरह से नोट करते रहें। समय समय पर सभी विषय के वीडियो आपके सामने आएंगे और आज मैं आपके सामने एक नए विषय को लेकर के आया हूं और उस विषय का नाम है इतिहास। देखिए, सबसे पहले तो इतिहास के बारे में अपन कुछ चीजें जाने कि आजकल वर्तमान परीक्षाओं को अगर देखा जाए, एसएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी और जितनी भी परीक्षाएं हैं, उन सभी में इतिहास विषय के कई सारे प्रश्नों को पूछा जाता है। और ज्यादातर मैंने देखा है, लगभग मैंने सभी पेपर का एनालाइज किया, उन सभी पेपर में जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, इन विषयों से यानी कि इतिहास के इन विभाजनों से कई कम प्रश्न पूछे जाते हैं। उतने अधिक प्रश्नों का बर्डन जो है उसमें नहीं दिया जाता। तो जैसा कि जब हम इतिहास चालू करेंगे तो सबसे पहले इतिहास की बेसिक जानकारी हम उसमें लेंगे। जैसे आज मैं आपको जो जानकारी देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं उसमें इतिहास की परिभाषा, इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी अन्य चीजें जो इतिहास के बारे में लगभग आपको पता होंगी, और कुछ ऐसी भी बातें होंगी, कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो आपको पता नहीं होंगी। तो आज उन्हीं सभी विषयों को, उन्हीं सभी बातों को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास विषय के बारे में। अब देखिए, इतिहास है क्या। सबसे पहले तो हम इतिहास को जानें कि वास्तव में इतिहास है क्या। ज्यादातर मैंने लोगों को कहते ये सुना है कि इतिहास जो अतीत है, जो बीत चुका है, वही इतिहास है। तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि कल, जैसे आज का जो दिन है और कल हमारे साथ जो घटित हो गया, क्या वो भी इतिहास है? तो देखिए, इतिहास उसे हम नहीं कहते हैं। इतिहास हम उसे कहते हैं टू स्टडी अबाउट द पास्ट विद अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बीती हुई क्रमबद्ध घटनाओं का समूह जो राष्ट्र पर, देश पर या समाज पर प्रभाव डाले, वही इतिहास है। अब इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि कल जो हमारे साथ घटित हुआ है वह इतिहास है, परंतु कल जो हमारे साथ घटित हुआ जिसने समाज पर, राष्ट्र पर यदि कोई विशेष प्रभाव डाला हो, तो उस ऐसी घटनाओं को हम इतिहास में शामिल करते हैं। अब आते हैं कि इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई। अब देखिए, बड़े बड़े इतिहासकार, बड़े बड़े विद्वान जो है अपनी विशेष जानकारी को लेकर के इन क्रमबद्ध घटनाओं का जो है उन्होंने वर्णन किया। कई उनके लेख हैं, कई उनकी पुस्तकें हैं जिस पर उन्होंने अपनी विचारधाराएं प्रस्तुत की, अपने विचार प्रकट किए, और उन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए इतिहास विषय को बनाया गया। आज से कई समय पहले, जब ना मैं था ना आप थे, जब ये पूरा समाज जो है विकसित नहीं हुआ था, तो उस समय जो यूनान देश था हमारा, और उस यूनान में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हेरोडोटस। आप जानते होंगे उन्हें इतिहास का पिता कहा जाता, हेरोडोटस। इन्हें हिंदी में हरिदत्त कहा जाता है। कई जगह पे इनका नाम हरिदत्त भी मिलता है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हरिदत्त को इतिहास का जनक कहते हैं, परंतु उनका जो ग्रीक भाषा का नाम था वो हेरोडोटस था। तो किस तरीके से इन्होंने हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। अच्छा, एक बात आप गौर करिएगा, हम जितने भी विषय पढ़ते हैं
लगभग समस्त विषय की तो बात नहीं कह सकते, परंतु लगभग आधे से अधिक विषयों की उत्पत्ति यूनान से हुई। और उसके जो बड़े बड़े इतिहासकार भी हुए, वो इतिहासकार भी यूनान से हुए। जैसे आप अरस्तु के बारे में सुने होंगे, अरस्तु के अलावा आपने प्लेटो के बारे में सुना होगा, आपने सुकरात के बारे में भी सुना होगा। ये कौन थे? तो ये समस्त यूनानी थे। जैसे अरस्तु के बारे में एक घटना कही जाती है कि अरस्तु एक बहुत ही बड़ा विद्वान व्यक्ति था। उसे सिकंदर का गुरु माना जाता है। सिकंदर तो हम कहते हैं, वास्तविक नाम उसका अलेक्जेंडर था। और अलेक्जेंडर की एक छोटी सी कहानी मैं आपके सामने अभी बताऊंगा। अलेक्जेंडर को जो है विश्व विजेता माना जाता है। उसने समस्त विश्व को क्या है जीता था। अब मन में कभी कभी ये भी विचार उत्पन्न होता है कि अलेक्जेंडर ने समस्त विश्व को जीत लिया, और उस समय तो समस्त विश्व की खोज नहीं हुई थी। तो इस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, उस समय पे जितना भी ज्ञात क्षेत्र था, जितना भी ऐसा ज्ञात क्षेत्र जिसके बारे में लगभग समस्त लोग जानते थे, तो उन क्षेत्रों को सिकंदर ने विजित किया था, जीता था। इस वजह से उसे विश्व विजेता कहा जाता है। जिसके साथ अरस्तु जैसा विद्वान व्यक्ति, जिसके साथ अरस्तु जैसा गुरु हो, तो ऐसे व्यक्ति को दुनिया जीतने में कभी भी कठिनाई नहीं हो सकती थी, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। कई इतिहासकारों का यह कहना है कि अरस्तु वास्तविक रूप से बहुत विद्वान था। आप कई विषय में देखेंगे, चाहे वो भूगोल विषय ले ले, चाहे वो अर्थशास्त्र विषय ले ले, चाहे वो इतिहास उठा लें, चाहे आप राजनीति शास्त्र उठा लें, चाहे आप जीव विज्ञान उठा लें, लगभग सभी विषयों में अरस्तु का नाम आता है। अरस्तु के बराबर का विद्वान एक भारत में भी उपस्थित था, जिसका नाम था चाणक्य। वास्तविक नाम उनका विष्णुगुप्त था, आप जानते हैं। और कौटिल्य भी उनको कहते थे, क्योंकि उनकी कुटिल नीति के कारण उनका नाम कौटिल्य भी पड़ा था। और ठीक उसी अरस्तु के समान विद्वान जो है हमारे भारत में जो थे, वो चाणक्य थे। और चाणक्य भी आप जानते हैं कि हमारे जो भारत का एक सम्राट था, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके गुरु थे। और चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही बलशाली, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। फिर भी ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य के बताए गए रास्ते और चाणक्य का जो एकता और अखंड भारत का सपना था, उसको पूरा करने का जो संकल्प चाणक्य ने किया था, वो उसने चंद्रगुप्त मौर्य में देखा था। और चंद्रगुप्त मौर्य को उसने प्रशिक्षित कर उस योग्य बनाया कि उसने आखिरकार उस अखंड भारत के सपने को पूरा किया। अब मैं आपको सिकंदर की उस घटना और उस कहानी के बारे में बताता हूं, जिस समय चाणक्य भी भयभीत हो गया था कि क्या वास्तविक रूप से चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर का अगर आपस में युद्ध हुआ, तो क्या इन दोनों में से कोई एक विजयी होगा, तो वो कौन होगा। तो देखिए, बात उस समय की है, कई कहानियां उपलब्ध है। देखिए, इतिहास कहानियों का ही विषय है, और इतिहास को अगर आपको समझना है तो आपको कहानी आवश्यक रूप से पता होनी चाहिए। और कई इतिहासकार अलग अलग कहानियां चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखते हैं। चाणक्य की कई ऐसी कहानियां जिस पर टीवी पर कई शो भी बने हैं। ऐसा दिखाया गया है कि चाणक्य ब्राह्मण को घनानंद ने लात मारी और उसके पूरे नक्शे को उसने फाड़ दिया। देखिए, ये सर्वथा सत्य नहीं कहा जा सकता। हुआ ये कि जो अमात्य राक्षस उस समय भारत में जब घनानंद का शासन चल रहा था, नंद वंश के शासन, घनानंद उस समय भारत में शासन कर रहा था, और घनानंद के अत्याचारों से लगभग समस्त जो प्रजा थी वो बहुत दुखी थी। यहां तक कि उसका अमात्य जो था, अमात्य राक्षस के नाम से उसे जाना जाता था, वह भी बड़ा दुखी था।
मन में उसके विचार ये था कि किसी तरीके से हम घनानंद को यहां से हटाएं और किसी नए व्यक्ति को राजा बनाएं। ये मन में विचार ही कर रहा था और वो चाहता था कि एक ऐसा व्यक्ति जो इसको नष्ट करने की शपथ ले ले, उस ऐसे व्यक्ति की हमें खोज करनी है जो इस घनानंद के शासन को पूरी तरह से समाप्त कर सके। तो होता यही है कि यही विचार करते हुए अमात्य जो है प्रतिदिन इस पर विचार करते करते अपने बगीचे में टहला करते थे, घूमा करते थे, विचरण करते थे, क्योंकि ये मन की चिंता उन्हें ग्रस्त की हुई थी और चिंता ग्रस्त होते हुए वो काफी ज्यादा जो है विचार में पड़ गए थे कि आखिर यदि घनानंद के सत्याचार का समापन ना हुआ तो आगे चल के ये प्रजा के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए घातक सिद्ध होगा। विचार कर रहे थे तभी उनकी दृष्टि कुछ ही दूर एक उपवन में एक व्यक्ति के ऊपर पड़ी जो प्रतिदिन क्या किया करता था कि घड़े में कुछ ऐसी खाद्य सामग्री लेकर के आया करता था और उस उपवन में डाला करता था। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, लगातार दिन बीतते गए और जब अमात्य से रहा ना गया तो वो चाणक्य के पास पहुंचते हैं। दरअसल वो व्यक्ति जो उपवन में ऐसा कार्य किया करता था उसका नाम था चाणक्य, और वो चाणक्य के पास पहुंचते हैं। चाणक्य शकल से काफी कुरूप, एक सांवला व्यक्ति जिसके चेहरे पर चेचक के दाग। यहां से एक कहावत भी याद आती है कि व्यक्ति की शकल सूरत देख करके उसे पसंद नहीं करना चाहिए, उसके अंदर का ज्ञान, उसके अंदर की कुटिलता और उसके अंदर का व्यवहार जान करके ही उसे पसंद करें। जिसका उदाहरण चाणक्य, जो कि कुरूप तो थे लेकिन सर्वाधिक विद्वान थे, और श्लोक भी है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की सभी जगह पूजा होती। जब अमात्य चाणक्य के पास पहुंचे तो उन्होंने चाणक्य से प्रश्न किया कि हे विद्वान, हे ब्राह्मण, आप ये क्या कर रहे हैं? हालांकि चाणक्य का चेहरा, चाणक्य का शरीर उन्हें ब्राह्मण सिद्ध नहीं करता था, मतलब देखने में वो शूद्र प्रवृत्ति के दिखते थे परंतु वास्तव में वो थे ब्राह्मण। अमात्य उनके चेहरे पर तेज देख करके समझ गया था कि निश्चित रूप से एक विद्वान ब्राह्मण ही हो सकता है। इसीलिए अमात्य ने तुरंत उनसे मुलाकात की और पूछा कि हे विद्वान ब्राह्मण, यह आप क्या कर रहे हैं? अब जैसा ही प्रश्न चाणक्य से पूछा तो चाणक्य ने तुरंत उत्तर दिया कि हे आदरणीय, मैं किसी कार्य के प्रयोजन के लिए मैं राजा से मुलाकात करने जा रहा था। मेरा एक बहुत ही आवश्यक प्रयोजन था जिसके लिए मैं यहां जा रहा था, परंतु जब मैं इस उपवन में आया तो एक कांटा जो है मेरे पैर पे चुभ गया, और जैसे ही वो कांटा चुभा तो मुझे असहनीय दर्द हुआ, असहनीय पीड़ा हुई, जिसके कारण से मेरा वो कार्य रुक गया। और इसी वजह से मैंने ये मन में विचार किया है और ये ठान लिया है कि जब तक मैं इस कांटे के जड़ को पूरी तरह से, इसके मूल को न नष्ट कर दूंगा, तब तक जो है मैं उस कार्य को पूरा नहीं करूंगा और तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। इसीलिए मैं प्रतिदिन इस घड़े में गांव जाकर के, नगर जाकर के इस घड़े में तक्र लेकर के आता हूं। तक्र का अर्थ होता है माठा। माठा लेकर के आता हूं और इस उपवन में जितने भी ये कांटे के पेड़ हैं उन पर डालता हूं ताकि ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएं और आगे चलकर कभी किसी को नुकसान ना कर सके। तो जैसे ही अमात्य ने चाणक्य की इस बात को सुना, वैसे ही अमात्य को ये बात घर कर गई कि ये व्यक्ति अपने कार्य के प्रयोजन के लिए जब कांटे के पेड़ को नहीं छोड़ सकता है, तो यदि किसी व्यक्ति द्वारा इसका अपमान कर दिया जाए तो निश्चय ही वो ऐसे वंश का नाश करने का निर्णय ले लेगा और इससे जो है वह
तुरंत आमात्य ने यह दिमाग लगाया कि इसको अवश्य निश्चित रूप से मुझे घनानंद के पास, राजा के पास लेकर जाना चाहिए। हालांकि आमात्य उसका पतन चाहता था और वही विचार उसके मन में हो रहा था। तुरंत उसने चाणक्य से कहा कि हे ब्राह्मण विद्वान, मैं आपको अपने राजा के पास लेकर के चलता हूं। वह ब्राह्मणों का बड़ा सम्मान करते हैं, जबकि घनानंद तो बड़ा ही क्रूर शासक था और वो किसी का सम्मान नहीं करता था। ऐसा कहा जाता है कि समय समय पर वो जनता को, प्रजा पर अत्याचार करने के लिए अपने वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो है तराजू में खुद बैठ जाता था और नगरवासियों को यह आदेश देता था कि तराजू के दूसरे पलड़े में सभी नगरवासी अपने घर का सोना, स्वर्ण लेकर के आए और मुझे तौले। यदि राजा खुश होगा तो आपके लिए कुछ उपलब्धि प्रस्तुत करेगा। परंतु ऐसा होता नहीं था और प्रजा पर अत्याचार उसका इतना अधिक बढ़ गया था कि प्रजा भी यह चाहती थी कि अब परिवर्तन। देखिए, इतिहास का यह नियम रहा है कि जब जब परिवर्तन हुआ है तब तब जो है सृष्टि आगे चली, क्योंकि परिवर्तन ही इंसान को आगे बढ़ाता है। यदि आप परिवर्तनशील नहीं हैं तो निश्चित रूप से आप परिवर्तन को अपनाएं। अपने लक्ष्य को मत बदलें, बल्कि अपने तरीके को बदलें, जिससे आपको सफलता मिले। और बड़े दुख के साथ भी कह सकता हूं और सुख के साथ भी कहता हूं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये आप भी जानते हैं। क्योंकि अब ये मैंने बात क्यों बताई, क्योंकि चाणक्य और आमात्य ये बात दोनों ही व्यक्ति जानते थे कि सफलता का कोई अति शीघ्र रास्ता नहीं हो सकता, शॉर्टकट नहीं हो सकता। तुरंत ही आमात्य की इस बात को सुनकर चाणक्य बोले कि मैं निश्चित ही ऐसे राजा से मिलना चाहूंगा। और तुरंत ही वो क्या करते हैं कि आमात्य चाणक्य को घनानंद के पास लेकर के जाते हैं। अब जैसे ही घनानंद के पास लेकर के गए तो सर्वप्रथम घनानंद ने उनके चेहरे, उनके कुरूप शरीर को ही देख करके उन पर हंस पड़ा। अब जैसे ही उनके चेहरे को देखकर हंसने लगा, चाणक्य इसी में क्रोधित हो गए, परंतु कुछ नहीं बोले। उन्होंने सोचा कि राजा है, कोई बात नहीं। उसके पश्चात जो है आमात्य ने उनका परिचय करवाया कि ये बड़े ही विद्वान ब्राह्मण हैं और उनकी जानकारी दी। तो घनानंद ने उनका अपमान करना चालू कर दिया। बोले, कैसा ब्राह्मण, ये शकल से तो शूद्र दिखाई देता है, ये ब्राह्मण कैसे हो सकता है? अभी मैं तेरी परीक्षा लेता हूं। इस तरीके से उन्होंने चाणक्य को आदेश दिया। चाणक्य ने कहा कि आप मेरी जिस प्रकार से परीक्षा लेना चाहते हैं उस प्रकार से आप परीक्षा ले लें। तभी कई प्रश्न जो है उन्होंने, जो घनानंद के विद्वान रहते थे, कई प्रश्न चाणक्य से पूछे और चाणक्य ने तुरंत और उन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। अंत में एक प्रश्न पूछा गया कि प्रश्न कैसा पूछा गया कि तुम यदि एक पहेली का निराकरण कर दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बहुत ही बड़े विद्वान हो। तो चाणक्य ने कहा, ठीक है, यदि आप ऐसा कहते हैं तो मैं स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान तो नहीं कहता हूं, परंतु मैं आपके पहेली का निराकरण जरूर ढूंढूंगा। उसी समय एक पिंजरा मंगवाया गया और उस पर एक शेर पिंजरे के अंदर बंद था। दरअसल वो शेर जो था वो मोम का था, परंतु देखने में एकदम सजीव दिखाई देता था और उस शेर की मुद्रा एकदम सोती हुई दिखाई गई, जैसे वो सो रहा हो। जैसे ही उसे लाया गया तो ये बात जो है कोई नहीं जानता था कि यह पुतला मोम का है, परंतु चाणक्य उनकी तरकीब को भांप गए थे, उनकी चतुराई को भांप गए थे। और घनानंद ने तुरंत आदेश दिया कि बिना पिंजरे का दरवाजा खोले आप इसे बाहर निकाल के दिखाओ। बस चाणक्य को मौका मिल गया। चाणक्य ने तुरंत एक मसाल जलाई और चारों ओर पिंजरे में आग लगा दी, जिससे वह मोम का शेर पिघल करके बाहर आ गया और तुरंत उनके प्रश्नों का उत्तर दे दिया। इससे जो है घनानंद को अति क्रोध आया
कि यह व्यक्ति विद्वान और मेरे सभा में आकर मेरा अपमान कर रहा है, तो उन्होंने अपशब्द कहना चालू कर दिया चाणक्य को, और चाणक्य को इसी बात पर क्रोध आ गया और चाणक्य ने तुरंत अपनी शिखा खोली और प्रण कर लिया कि जब तक मैं तेरे वंश का सर्वनाश नहीं कर दूंगा तब तक इस शिखा पर गांठ नहीं लगाऊंगा। अमात्य जो कि इसी प्रयोजन से चाणक्य को लेकर के आया था और जो प्रयोजन उसने किया था उसका वो प्रयोजन सफल हुआ। तो इस तरीके से विद्वान व्यक्ति हमारे भारत में भी हुए। तो ये मैंने चाणक्य और अरस्तु की थोड़ा सा तुलना की। देखिए, अरस्तु इतना विद्वान था कि वह किसी भी प्रश्न पर कभी नहीं अटकता था, और यदि अटक जाए तो अरस्तु का भी गुरु था प्लेटो। अरस्तु का भी गुरु था प्लेटो, और अरस्तु सदैव जब किसी प्रश्न पर अटक जाता था तो वह प्लेटो से पूछता था। अब प्लेटो तो इतना विद्वान था कि प्लेटो कभी किसी प्रश्न पर नहीं अटका, परंतु अगर प्लेटो भी कभी किसी प्रश्न पर अटक जाए तो प्लेटो का भी गुरु था सुकरात। सुकरात को बहुत ही बड़ा दार्शनिक विचारणीय व्यक्ति माना जाता है, जिसने एक स्थान पर बैठ करके समस्त विश्व का चिंतन किया था। तो अरस्तु के भी गुरु कौन थे? प्लेटो। प्लेटो के भी गुरु कौन थे? सुकरात। और सुकरात तो 100% किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरंत दे देते थे। तो ऐसे विद्वान जो है हमारे विश्व में हुए, और इन्हीं का जो शिष्य था वो था अलेक्जेंडर, सिकंदर। सिकंदर के बारे में जो जानकारी है देखिए वो इस प्रकार से है, जैसा कि चाणक्य ने विचार किया कि यदि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में अगर युद्ध होता है तो इन दोनों में से कोई एक ही व्यक्ति विजित होगा, या तो सिकंदर होगा या तो चंद्रगुप्त मौर्य होगा। परंतु मन में यह शंका थी कि सिकंदर वास्तव में इतना श्रेष्ठ व्यक्ति है और चंद्रगुप्त भी इतना श्रेष्ठ व्यक्ति है कि युद्ध में इन दोनों को ही आपस में अगर मौका दिया जाए तो निश्चित रूप से इनके बीच जो भयावह युद्ध होगा इससे लगभग बहुत ज्यादा हानि होगी। क्योंकि देखिए, जिस समय बात की जाए कि सिकंदर भारत पर जब आक्रमण करना चाहता था तो उस समय भारत के एक क्षेत्र पर जम्मू कश्मीर यानी कि जो तक्षशिला गांधार का एरिया था, वहां के एक राजा थे, राजा पौरस। और पौरस ही सबसे बड़ा बलवान व्यक्ति था, विशाल व्यक्ति था, जिसे ये कहा जाता है कि उस समय सबसे विशाल लगभग 30,000 हाथियों की सेना पौरस के पास थी। और ऐसा कहा जाता है कि पौरस को हरा पाना बड़ा ही मुश्किल था। हुआ यही कि सिकंदर ने जब युद्ध किया पौरस के साथ में, तो उसने पौरस जैसे महान राजा को हरा दिया। जब पौरस जैसे महान राजा को हरा दिया और ये बात चाणक्य को पता चली, तो चाणक्य ने विचार किया कि जो व्यक्ति पौरस जैसे व्यक्ति को हरा सकता है, पौरस जैसे महान शासक को हरा सकता है, उसके सामने चंद्रगुप्त मौर्य टिकने वाला नहीं। इसी वजह से चाणक्य ने कई षड्यंत्र रचे और षड्यंत्र के चलते चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था उसकी पुत्री के साथ करा दिया। क्योंकि जब दोनों के मध्य में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाएंगे तो वो एक दूसरे के संबंधी हो जाएंगे और इन दोनों के बीच में कभी सत्ता को लेकर के युद्ध नहीं होगा। ये कहानी मैंने पढ़ी। अब मैंने कहा कि कई सारी ऐसी कहानियां हैं कि सिकंदर के मरने के पश्चात सिकंदर ने अपने राज्यों को दो भागों में बांट दिया, एक पश्चिमी एरिया, एक पूर्वी एरिया, जिसमें से
एक क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर को भी मिला था और सेल्यूकस निकेटर ने सिकंदर के अधूरे ख्वाब को पूरा करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। देखिए इन बातों में कितना तथ्यपूर्ण, कितनी सच्चाई है और इन कहानियों को केवल प्रमाण, इनका कोई प्रमाण उस समय का नहीं है, क्योंकि केवल प्रशासन, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की बात करें तो मेगस्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का भेजा हुआ राजदूत था, उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका, जिसके माध्यम से हमें मौर्य प्रशासन इत्यादि की जानकारी मिलती है। परंतु ये सिकंदर के युद्धों का वर्णन जो है, कई इतिहासकार केवल एक तथ्यों को लेकर के इस आधार पर ऐसे बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी घटनाएं उस समय पे हुई थी। तो किसी एक कहानी को इतिहास में देखिए मान्यता नहीं दी जा सकती। सबके अलग अलग विचार होते हैं, सबके अलग अलग वैचारिक मतभेद होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति यदि किसी राजा के बारे में कोई अपना तर्क देता है, दूसरा व्यक्ति कोई राजा के बारे में अपना तर्क देता है, तो वो एक, दोनों के जो तर्क है वो एक मत नहीं हो सकते। उन दोनों में कहीं ना कहीं उन दोनों के तर्कों में कुछ न कुछ सकारात्मक पक्ष होते हैं, कुछ नकारात्मक पक्ष होते हैं, कुछ उनकी आलोचनाएं भी होती हैं, कुछ उनकी सीमाएं होती हैं, फिर उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे जो लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, प्री निकलने के पश्चात जब मेंस लिखना होता है, तो याद रखिएगा कि मेंस में लगभग जितने विषय होते हैं, उन सभी विषयों में हर एक प्रश्न का एक सकारात्मक पक्ष भी होना चाहिए, एक नकारात्मक पक्ष भी होना चाहिए। आप किसी प्रश्न के उत्तर को आप पूरी तरह से सकारात्मक नहीं कह सकते और किसी प्रश्न के उत्तर को पूरी तरह से नकारात्मक भी नहीं कह सकते। हर प्रश्नों पर आपको अपना निष्कर्ष भी देना है। जैसे एक छोटी सी बात करें, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किए गए कई ऐसे कार्य हैं जो सराहनीय हैं, क्योंकि बाजार व्यवस्था को उसने बढ़ावा दिया, सैनिकों को वेतन इत्यादि की व्यवस्था पर उसने बढ़ावा दिया और उसने दाग प्रथा इत्यादि चलाई। कई ऐसे कार्य जो उसके द्वारा किए गए, परंतु नकारात्मक पक्ष में अलाउद्दीन ने कई सारे ऐसे कार्य भी किए हैं। जैसे व्यापारियों के लिए उसने कई प्रतिबंध ऐसे लगा दिए कि बाजार व्यवस्था को बढ़ावा देते हुए उसने व्यापारियों पर कुछ ऐसे प्रतिबंध लगा दिए जिससे व्यापारियों को काफी ज्यादा समस्याएं होती थी। कई ऐसी परेशानियां जिससे जनता को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसने नगरवासियों में जितनी भी जनता थी उन प्रजा के लिए यह प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से घर इत्यादि रहने के लिए नहीं बनवा सकता, उसे अपने सुल्तान से जो है इजाजत लेनी पड़ेगी। ऐसे कई कार्य हैं जो उसके नकारात्मक पक्ष को भी दर्शाते हैं। कई इतिहासकार उसकी आलोचनाएं भी करते हैं और कई इतिहासकार उसकी इस आलोचनाओं में भी उसके सकारात्मक पक्ष को देख लेते हैं। इसके पश्चात जब भी कभी प्रश्न लिखा जाता है तो उसका निष्कर्ष निश्चित रूप से वर्तमान को जोड़ते हुए हमें लिखना चाहिए। वर्तमान को, जैसे कि उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, हम वर्तमान में ऐसा कह सकते हैं कि अलाउद्दीन द्वारा की गई प्रथाएं, जिसमें सैनिकों का हुलिया लिखना, उन्हें रहने के लिए स्थान देना, उनकी वर्दी इत्यादि सिलवाना, यह निश्चित रूप से वर्तमान भी ऐसी परंपराओं को हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं अलाउद्दीन द्वारा दिए गए वह कार्य वर्तमान में हमारे सैनिकों के साथ इस परिस्थितियों में पूरी तरह से शामिल होते हैं। निष्कर्ष में हम वर्तमान की कुछ परिस्थितियों को लेकर के ही जो है अपना निष्कर्ष देंगे। ये केवल एमपीपीएससी और यूपीएससी जो सभी लोग तैयारी कर रहे हैं उसकी, उनके लिए है कि हमको प्रत्येक प्रश्न का एक निचोड़,
अब तो MPPSC में काफी ज्यादा जो है सिलेबस पर छूट भी दे दी गई है। जैसे शब्द सीमा कम कर दी गई है, जो 300 शब्द थे उन्हें 150 कर दिया गया है या 200 कर दिया गया है, और लगभग 150 शब्दों को लगभग 60 शब्दों में कर दिया गया है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये काफी ज्यादा आसान हो गया। नहीं, आसान नहीं हुआ। आसान इसलिए नहीं हुआ कि जो चीज हम ज्यादा शब्दों में समझा सकते थे, अब वो हमें सीमित शब्दों में समझाना, परेशानी यहां उत्पन्न हो गई। यदि हम किसी एक विषय पर या एक प्रश्न पर अपने तर्क देते हैं, तो उस तर्क पर अगर यह बात करें हम कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं, अकबर की कुछ कुशल प्रशासन नीति, अकबर की कुछ कुशल प्रशासन नीति की अगर हम बात करें तो लगभग उसको लिखने के लिए हमें 200 से 300 शब्द चाहिए। परंतु यदि उसे ही कह दिया जाए कि आप 60 शब्दों में लगभग अकबर की कुशल प्रशासन नीति को समझाइए, तो इस दौरान क्या होगा कि आप जो 200 से 300 शब्दों में पूरी अपनी बात समझाना चाह रहे थे, वह 60 शब्दों में आपको शब्दों का चुनाव, वाक्यों का चुनाव, किन तथ्यों को आप विशेष रूप से अपने प्रश्न पर शामिल करेंगे, अपने उत्तर पर शामिल करेंगे, आप कितना उसका सकारात्मक पक्ष में क्या चीजें रखेंगे, कितना उसका नकारात्मक पक्ष देखेंगे, कितनी उसकी आलोचनाएं देखेंगे और कितना उसका निष्कर्ष लिखेंगे। तो कुल मिला के कम शब्दों में ज्यादा बातें, ये वर्तमान समय का सिलेबस जो है MPPSC का हो गया। तो देखिए, सिकंदर की कुछ कहानियां मैं आपको अब अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए फिलहाल आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, और जो भी आपके विचार हों, जो भी आपको समझ में आया हो, जो भी आपके कोई ऐसी मन में शंकाएं हो प्रश्नों को लेकर के, वीडियो को लेकर के, विषय को लेकर के, तो आप निश्चित रूप से वीडियो के कमेंट बॉक्स पे या आशुतोष सर के नंबर पर आप जानकारी दे सकते हैं। वर्तमान में आपके स्क्रीन पे जो है नंबर चल रहा होगा, उसी नंबर पर आप जानकारी दे सकते हैं, या इसी में कमेंट सेक्शन में जाकर के आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो उन प्रश्नों का भी उत्तर जो है आपको कमेंट में ही दिया जा सकेगा। साथ ही चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और शेयर बटन को दबा करके अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, अपने जहां जहां आपके जो मित्र हैं जो इससे संबंधित तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को इस वीडियो की जानकारी दें, शेयर करें। और बाकी चीजें तो मैंने आपको बता दी हैं। तो मैं निश्चित रूप से कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपका सिलेबस से संबंधित जानकारी और प्रत्येक टॉपिक को लेकर के आपके इतिहास विषय को चालू करूं। हालांकि अभी सिकंदर की कुछ कहानियां बाकी है और सिकंदर के बारे में थोड़ा सा बताऊं। कुछ देखिए, इतिहास में जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो कहानियां हैं, और लगभग मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी कहानियां हैं वो लगभग मैं पढ़ चुका हूं, लगभग 80% तक। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट ही मेहनत करते हैं, स्टूडेंट के साथ साथ शिक्षक भी मेहनत करते हैं, क्योंकि कई शिक्षक कई सारी किताबों को लेकर के ही आपको बताते हैं। कारण ये कि हम चाहते हैं कि जो अलग अलग जानकारी हो वो एक बार में आप तक पहुंच जाए। इस वजह से शिक्षक भी बहुत मेहनत करते हैं, इस बात को आप समझे। तो यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और अगले वीडियो में मैं निश्चित रूप से इतिहास के कुछ टॉपिक को लेकर के प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा, और बढ़िया से घर में रहें, सुरक्षित रहें। इस लॉकडाउन के दौरान अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से चालू रखें। धन्यवाद।